हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आर नेकेड आइज। तो हम चैप्टर तो देख चुके हैं पूरा का पूरा। अब हम इसके जो बैक साइड है चैप्टर की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें सेल के अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियोइड, ये इनमें से किस किस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन टू ऑल थ्री जो है, मतलब एनिमल में, प्लांट में और बैक्टीरियल में, तीनों के तीनों में होती है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो कॉमन इन ऑल थ्री, तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये तीनों में ही होता है। एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में ये कॉमन होते हैं सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब ओनली इन बैक्टीरियल सेल और ओनली किस में होते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो कॉमन वाले हमारे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म हो गए। ओनली इन बैक्टीरियल सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियोइड होता है। और अगर हम देखें ओनली इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नोट में एक और चीज़ देख लीजिए कि जो न्यूक्लियस है वो कॉमन होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बट जो बैक्टीरियल सेल है उसमें न्यूक्लियोइड होता है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आनंदी ना एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो 2 टेस्ट ट्यूब लेती है और उसको ए और बी मार्क कर देती है, और इन दोनों में 2 चम्मच शुगर सॉल्यूशन वो डालती है इन टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करती है कि ए और बी में उसने दोनों में शुगर सॉल्यूशन तो डाल दिया, बट बी में उसने यीस्ट भी डाल दिया। फिर उसके बाद दोनों में उसने ऐसे ऐसे करके गुब्बारे लगा दिए। अब कुछ टाइम के लिए उसने रख दिया, और ये सेटअप जो है वो वार्म कंडीशन में है, सनलाइट से तो दूर है मगर थोड़ी गर्मी वाले कमरे में ही ये है। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि 3 से 4 दिन बाद क्या होगा। तो उसने ऑब्ज़र्व किया, आनंदी ने, कि जो बी वाला है ना बलून, जो टेस्ट ट्यूब बी पर था वो फूल गया है और दूसरा वाला नहीं फूला है। इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकते हैं। तो देखो, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि जो ईस्ट है ना उसने प्रोड्यूस करी है गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ईस्ट है वो गैस जनरेट करता है, और क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी जो था उसमें शुगर भी थी, ईस्ट भी था और वार्म कंडीशन भी थी, तो इसलिए ईस्ट ने गैस प्रोड्यूस करी और उसकी वजह से बलून फूल गया। ईस्ट क्योंकि रिस्पायर करता है, सांस लेता है और ब्रेक डाउन करता है शुगर को फूड में, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और इसीलिए वो बलून फूल गया। नेक्स्ट है, देखो ये वाला, शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब। अब उसने एक और टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब को उसने 1/4 लाइम वाटर से भर दिया। अब उसने क्या किया, रिमूव कर दिया बलून। टेस्ट ट्यूब बी में से उसने बलून हटाया इस तरीके से कि इस बलून में से गैस बाहर नहीं निकली, और उसने ये बलून जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें 1/4 लाइम वाटर था वहाँ पर लगा दिया। अब उसने उसको हिलाया तो उसको क्या दिखेगा, क्या होगा। तो जो लाइम वाटर था ना, अब वो मिल्की हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में चली गई उस बलून से। ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कि किसी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, और ये जो गैस रिलीज़ होती है ये फर्मेंटेशन के दौरान हुई थी। तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया गया है। क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक फार्मर है, वो प्लांट कर रहा है वीट क्रॉप अपने फील्ड में। उसने क्या किया, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र सॉइल में डाल दिया ताकि क्रॉप की यील्ड अच्छी आए। उसका जो नेबर था उसने बीन की क्रॉप उगाई। बीन एक क्या दाल होती है, सब्जी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दाल कहते हैं, तो आप मान लो, ठीक है। बीन क्रॉप थी, इस तरीके की बीन्स होती है ना, वो उगाई, बट उसने जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं डाला। फिर भी उसकी जो क्रॉप थी वो हेल्दी थी। आपको
क्या मतलब रीज़न लगता है कि उसने फर्टिलाइज़र क्यों नहीं डाला जिसने बीन वाली क्रॉप लगाई थी? तो आंसर है बीन क्रॉप्स खुद ही लेग्यूम्स मतलब होती हैं जो विच हैव स्वॉलन रीजन्स ऑन टू देयर रूट्स। तो उनकी जो रूट्स होती है उसमें मोटा मोटा सा रीज़न होता है, उसको रूट नोड्यूल बोलते हैं। और ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना लेग्यूम्स में, दालों में और जैसे कि बीन में, ये क्या होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में कि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। दिस नेचुरली इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, और इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली ही इंक्रीज हो जाती है, मेकिंग केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अननेसेसरी फॉर लेग्यूम्स। तो जो दालें होती हैं उसमें आपको केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो दाल लेग्यूम्स होती हैं ना उनके खुद की रूट में ही राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के प्लांट के यूज़ करने वाली नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और आराम से नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाती है राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्नेहुल ने डक किया, खोदे 2 गड्ढे, एक उसने ए गड्ढा खोदा और एक बी गड्ढा खोदा। अब उसने क्या किया बच्ची ने कि ए वाला जो गड्ढा था उसमें फलों के और सब्जियों के छिलके डाल दिए और सूखी पत्तियां भी डाल दी, और दूसरा वाला जो गड्ढा खोदा उसने सेम तरीके का वेस्ट डाल दिया, मतलब फूलों मतलब फल और सब्जियों की पत्तियां डाल दी, बट ड्राइड लीफ, सूखी हुई जो पेड़ों की पत्ती थी वो उसने नहीं डाली। अब उसने दोनों के दोनों गड्ढों को कवर कर दिया मिट्टी से और फिर उसने 3 वीक्स बाद ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व करना चाह रही है वो, क्या टेस्ट करना चाह रही है, ये आपको बताना है। तो वो कंपोस्ट पिट बना रही है। तो शी इज़ टेस्टिंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल डिकम्पोजिशन एंड मैन्योर फॉर्मेशन। तो वो ये टेस्ट करना चाह रही है कि ऑप्टिमल डिकम्पोजिशन मतलब कितना अच्छे से डिकम्पोजिशन हो रहा है, मैन्योर किस में ज़्यादा अच्छा फॉर्म हो रहा है। उसने ए वाली पिट में तो ड्राइड लीव्स ऐड कर दी। शी इज़ लाइकली टेस्टिंग हाउ द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि कार्बन रिच लीव्स वर्सेस नाइट्रोजन रिच पील्स एंड पोटेंशियल एरेशन स्पेसेस क्रिएटेड बाय लीव्स अफेक्ट द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो ये देखना चाह रही है कि एक में तो उसने सिर्फ वो डाले कि फलों की और सब्जियों के छिलके डाले और एक में उसने दूसरे पिट में पत्तियां भी डाली। वो ये देखना चाह रही है कि क्या कंपोस्ट दोनों में अलग अलग बनेगा, क्योंकि एक में तो सिर्फ गीली गीली सी चीज़ें होगी और एक में सूखी हुई पत्तियां भी होगी जिसमें से स्पेस बन गया, जिसमें से हवा भी पास हो रही है। तो क्या कंपोस्ट में कोई डिफरेंस बन रहा है, ये वो चेक करना चाह रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे ना देखिए आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली क्या पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड योर गट, हमारे गट में भी रहता है, तो गुड गट बैक्टीरिया हमारे में रहते हैं, गट में हमारे। नेक्स्ट है आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, तो ईस्ट जो है केक और ब्रेड को फ्लफ़ी बना देता है। आई लिव इन रूट्स ऑफ पर्ल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, तो अभी हमने देखा था ना राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, पर्ल्स के रूट्स में रहता है और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन को वो प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना है टेस्ट करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसा टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए। तो देख लेते हैं, ग्रोथ कंडीशन एक्सपेरिमेंट है। तो टेम्परेचर, तो प्लेस 1 कंटेनर ऑफ मॉइस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इन रेफ्रिजरेटर एंड अनदर इन वार्म डार्क कबर्ड। द वन इन द वार्म कबर्ड विल डिकम्पोज फास्टर बिकॉज माइक्रोब्स ग्रो बेटर इन द वार्म कंडीशन। तो टेम्परेचर आप ब्रेड के साथ कर सकते हैं। आप ना ब्रेड की स्लाइस को सिंक के पास रख दीजिए और एक ब्रेड की स्लाइस को आप लोग फ्रिज में रख दीजिए। 3 दिन बाद आप देखेंगे जो फ्रिज में रखी हुई थी उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह ग्रो नहीं हुआ है, बट जो आपने सिंक के पास ब्रेड रखी थी ना वो उस पर फंगस ग्रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा था। तो फ्रिज में आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ सड़ती नहीं है जल्दी से, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है। गर्मी में ज़्यादा चीज़ें सड़ती हैं। मॉइस्चर, आपको क्या करना है, ड्राई लीव्स जो है कंटेनर में करके मॉइस्ट जगह रखनी है और दूसरी जो है ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर मॉइस्चर ना हो। तो जहाँ पर मॉइस्चर होगा ना वहाँ पे जो ड्राइड लीव्स हैं वो जल्दी मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर का इस्तेमाल करते हैं लीव्स को कन्वर्ट करने के लिए मैन्योर में। एयर, प्लेस वेस्ट इन एन ओपन पिट, तो
एक खुली जगह में आपको वेस्ट डाल देना है जिसमें हवा रही हो एरिएटेड, और दूसरा टाइटली सील्ड वैक्यूम पैक बैग में। तो डिकम्पोजिशन अलग होगा और बहुत सारे डिकम्पोजर्स को हवा चाहिए होती है। तो डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर, मॉइस्चर और हवा की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, मॉइस्चर थोड़ा सा प्रेजेंट होना चाहिए और हवा भी प्रेजेंट होनी चाहिए थोड़ी बहुत अमाउंट में, ताकि अच्छे से डिकम्पोजिशन हो सके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो ब्रेड वाला इसमें आ गया कि 2 स्लाइस लेनी है आपको ब्रेड की, एक जो है सिंक के पास रख देनी है, एक फ्रिज में रख देनी है। 3 दिन बाद कंपेयर करना है और क्या ऑब्जर्व आप लोग करेंगे, ये मैं आपको पहले एग्जांपल के फॉर्म में बता चुकी हूँ। तो स्लाइस जो कि सिंक के पास रखी हुई थी विल बी लाइकली शो फजी कॉटन लाइक ग्रोथ, मोल्ड आ जाएगा, वाइल द रेफ्रिजरेटेड स्लाइस विल शो लिटिल टू नो चेंज। तो जो फ्रिज में आपने स्लाइस रखी थी ब्रेड की उसमें चेंज नहीं आएगा। रीज़न क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई ग्रो रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, द सिंक एरिया। द लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो लो टेम्परेचर होता है ना फ्रिज में, और उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। बट अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो उनको टेम्परेचर ठंडा मिलेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई उस पर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन द कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम्स मोर सावर। वट आर द 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो आपने देखा होगा दही खट्टा ज़्यादा हो जाता है अगर आप उसको एक एक्स्ट्रा दिन बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। यही तो हम लोग देखते आ रहे हैं। बैक्टीरियल multiplication in warm temperature, the lactobacillus bacteria already present in the curd multiply rapidly। तो उसको जब एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वो रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगता है। इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड, दीज बैक्टीरिया कंटिन्यू टू फर्मेंट द लैक्टोज मिल्क शुगर प्रोड्यूसिंग मोर लैक्टिक एसिड विच डायरेक्टली इंक्रीजेज द सावरनेस ऑफ द कर्ड। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन वार्म टेम्परेचर में ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ही फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा छोड़ रहे होते हैं, और जब ज़्यादा लैक्टिक एसिड छोड़ रहे होते हैं तो दही खट्टी हो जाती है। अब आप एक और लास्ट क्वेश्चन है और इसका आपको सेटअप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि जो सेटअप है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। तो फ्लास्क ए है जिसमें आप वार्म शुगर है और ईस्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना रिलीज़ करेगा वो। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। तो टेस्ट ट्यूब बी जो है इसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी टेस्ट ट्यूब बी में जाएगी तो लाइम वाटर मिल्की होने लगेगा, है ना। और क्या होता अगर ईस्ट नहीं ऐड करते तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। तो देखो आंसर देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। तो शुगर सॉल्यूशन विल अंडरगो फर्मेंटेशन, क्योंकि ईस्ट भी है, गर्मी भी है, चीनी भी है, तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। बिकम फ्रॉदी एंड बबली फॉर्म, तो फ्रॉद सी आ जाएगी, बबल सी फॉर्म हो जाएगी। एंड इट विल डेवलप अ डिस्टिंक्ट स्मेल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और एक अलग सी स्मेल भी आएगी टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि उसमें एल्कोहल भी प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। What do you observe in the test tube B after 4 hours? तो 4 घंटे के बाद बी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर turns milky. This is because the carbon dioxide gas produced by the yeast in flask A travels through the tube in the नेक्स्ट ट्यूब में, मतलब ए से बी वाली में चली जाएगी और लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि चली गई है। थर्ड है, व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड। ईस्ट ऐड नहीं होगा तो क्या होगा, नो फर्मेंटेशन वुड अकर, कोई फर्मेंटेशन नहीं होगी। द शुगर सॉल्यूशन वुड रिमेन अनचेंज, शुगर सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा अगर ईस्ट ऐड नहीं होगी, कोई गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगी और लाइम वाटर स्टे क्लियर, लाइम वाटर भी जो है चेंज नहीं होगा अगर उसमें फर्मेंटेशन नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, तो लाइम वाटर भी वैसे का वैसे ही बना रहेगा, वो भी मिल्की नहीं होगा। तो लाइम वाटर को मिल्की होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड शुगर सॉल्यूशन में कैसे होगी, जब फर्मेंटेशन होगा ईस्ट का। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।